एंड द टॉपिक इज, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई? एग्जैक्ट आंसर, इम्यूनिटी। ओके चलो, तो इम्यूनिटी पढ़ने के बाद आप लोगों को कोरोना के लिए भी कुछ कुछ बातें अच्छे से समझ आ जाएगी। मे बी आपके घर पे जो फैमिली मेंबर्स है उसमें कोई मेंबर सपोज साइंस में आगे नहीं पढ़ा है, तो आप आपके एल्डर्स को भी कुछ कुछ एडवाइस कर सकते हैं। तो घर पे आपका जो डेजिग्नेशन है ना वो चेंज हो जाएगा। अभी से आपके फैमिली मेंबर्स, आपके एल्डर्स आपको डॉक्टर मानने का चालू कर देंगे, ले ये तो डॉक्टर हो गए। So immunosystem, it is one system we have to study in this chapter here. Now the topic we are studying in a immunosystem. We have to discuss about our WBC. Okay, so first of all we have to discuss about a WBC. Please tell me, मैं यहाँ तक सपोज लिख रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ओके वेरी गुड। यहाँ तक आपको दिखेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ओके, तो इतने के अंदर ही मुझे यहाँ पे नाचते रहना है, बराबर? इसके बाहर नहीं जा सकूंगा, रिमेम्बर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ WBC, व्हाट? So there are different two types of WBC. Number one, granulocytes. देखो ये तो मैंने आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा दिया है। Again I am telling you. Okay, then second types of WBC. Okay, granulocytes are divided into how many types? Come on. 3 types. 3 types. Number one. Acidophils. Yeah. So number one is acidophils. बराबर? Acidophils. Number two. Basophils. Number 3, neutrophils. Okay, then in A granulocytes, which different types? Come on, number 1. Monocytes. Number 2. Lymphocytes. Now I am telling you the definition of immunity. What is the meaning of immunity? Immunity का मतलब ऐसा होता है, in our body we have one system for fight against pathogens. Pathogens, it means microorganisms responsible for harmful our body. हमारे बॉडी को डैमेज करने वाले कोई टेररिस्ट जो बाहर से अंदर आते, घुसते और हमारी थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। ऐसे जितने भी टेररिस्ट हैं, ऐसे जितने भी पैथोजेंस हैं, we have to kill them, yeah, but we never kill these all. हम सबको मार दे ऐसा श्योर नहीं है। कुछ मरते, कुछ हमें भी परेशान करते हैं। So these are all pathogens. We have to kill them. For that we are trying to kill them. हम उसके अगेंस्ट में, उसके सामने फाइट करते हैं। ये फाइटिंग करते हैं, उसमें मेजॉरिटी केस में क्या होता है, हम उसको मार डालते हैं। यस, लेकिन कभी कभी वो हमारी वाट लगा देते, हमारी हालत खराब कर देते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े ज्यादा डेंजर, स्ट्रॉन्ग या रेजिस्ट होते हैं।
और ऐसे रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें ज्यादा परेशान कर सकते। रीजन, हमारी बॉडी के अंदर ये जो सिस्टम है वो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? या फिर वो वीक हो गई, या फिर वो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसके अगेंस्ट में फाइट इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो एकदम नए टाइप के हैं। अब ये पहचान ही नहीं रही है कि ये है कौन। ठीक से आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे मारना है, कैसे फाइट करना है, वो पता ही नहीं चल रहा है। तो हमारी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही। सो इम्यूनिटी इट मीन्स फाइट अगेंस्ट foreign protein. Foreign protein it means antigen. It means pathogens. Antigens means pathogens. It's not 100%. Sometimes antigen is microorganisms like virus, bacteria, fungi, and sometimes this antigen is poison. So sometimes this antigens means poison, means toxin. तो कभी कभी एंटीजेंस पॉइजन होता है, कभी कुछ और अलग अलग टाइप के एंटीजेंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। सपोज ये पॉइजन है तो उसके अगेंस्ट में भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये टॉक्सिन जो है उसके रिवर्स में प्रोसेस करनी पड़ेगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो भी पॉइजनस मटेरियल जैसे कि हीमोजोइन इज पॉइजन, हमें कैसे भी करके उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको इनइफेक्टिव बनाना है। जो उसकी इफेक्ट है, डेंजरस इफेक्ट है, उसको नलिफाई करना है। फॉर दैट वी हैव दीज एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स आर रिस्पांसिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। Okay, the basophil responsible for excessive fight against antigen. कभी कभी एंटीजन साले मरते ही नहीं है, हम भी फाइट करने में पीछे नहीं हटते। इतना ज्यादा फाइट हो जाती है, इतना ज्यादा फाइट होती है, हमें भी पता चलता है कि यहाँ पे फाइट हो रही है। जैसे कि हमारे स्किन पे, फेस में कहीं छोटे छोटे पिंपल्स जैसा डेवलप हो जाता है, फेस एक्सपांड होने लगता है, इट मीन्स सूजन आ जाता है। यू नो दैट इन्फ्लेमेशंस, समटाइम्स योर नोज इज लीकिंग, मतलब नाक में से पानी निकलने का चालू हो जाता है, या फिर नोज फूल के बॉल लाइक ऐसे कुछ भी हुआ, दैट इज नोन एज एलर्जी। इसको हम एलर्जी बोलते हैं। बेसोफिल इज रिस्पॉन्सिबल दैट। ओके, देन some microorganisms are very dangerous and these microorganisms are harmful for us, but our some WBCs are responsible for engulfing them. ऐसे WBC बहुत बड़े बड़े होते हैं, they just coming as a demons, भूत की तरह आते और निगल लेते किसको? एंटीजन को। ये रहा न्यूट्रोफिल्स, they are doing what things? engulfing microorganisms. कच्चे निगल जाते, चबाते भी नहीं, बिना चबाए बिना पानी उसको एब्सॉर्ब कर लेते। These monocytes also doing the same. Neutrophils and monocytes, they both are responsible for engulfing microorganisms। मैं सभी के जो फंक्शंस बोल रहा हूँ, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में यही जब मैंने पढ़ाया था तब आपने नहीं लिखा है तो प्लीज राइट डाउन नाउ। अभी नोट डाउन नहीं करेंगे तो ये तो 12th है, फिर इसके बाद में 12th के बाद 13th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ाने वाला। आप में से कोई 2-5 स्टूडेंट्स ड्रॉपर्स बनेंगे तो ड्रॉपर्स को हम ये सब चीज पढ़ाते, लेकिन ये तो बहुत फास्ट रिवीजन होता है क्योंकि वो तो नीट के लिए ड्रॉपर्स बने। रिपीटर्स की बात अलग है। रिपीटर्स मतलब 12th में फेल स्टूडेंट्स, लेकिन ड्रॉपर्स मतलब 12th में तो बहुत अच्छे परसेंटेज, लेकिन नीट दूसरी बार देने वाले स्टूडेंट्स। समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इतना अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, नॉट फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम है। ओके, क्या मैंने बोला? कुछ कुछ मैटर जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज नोट डाउन दीज। Neutrophils and monocytes, they engulfing microorganisms, they engulfing virus or bacteria or any other foreign protein,
This process is known as ऑप्सोनाइजेशन। ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये जो काम करते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मतलब कि स्वाहा कर देने का। ओके, एंड लिम्फोसाइट्स, वी हैव टू डिस्कस अबाउट लिम्फोसाइट प्रॉपर्ली। लिम्फोसाइट के बारे में तो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, उसके लिए प्लीज ध्यान दो क्या क्या बातें कर रहा हूं। These all WBCs are produced where? ये सब मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहे हैं? चलो कौन बोलेगा? Where they manufacture? In our body, yes, जोर से बोलो भाई। In our body, our blood cells, WBC हो या RBC, सब cells, they all produce. Yes, exactly, exact answer. They all are produced by continuous cell division, and the cell division process running inside our bones. Okay, the central regions of our big bones, बड़े बड़े जो bones है here and thigh bones. Okay, inside these very big heavy bones, hollow region is there, and the hollow region is known as bone marrow. And in a bone marrow, these are all cells, red blood cells, WBC, everyone, they are producing over there. And then they will mature. In a liver, some cells will mature and will convert into red blood cells. Okay, and in a blood, in a lymph node, these all cells will mature. But in a lymphocytes, we have some other idea. क्या भाई? Lymphocytes के बारे में, some cells will mature in as it is same location. It means bone marrow. वो bone marrow के अंदर ही mature. Then these cells are known as B cells. Why they are known as B cells? Come on. क्यों? Because they mature in bone. Yes, they mature in a bone marrow, same location where they manufacture. But some cells, some of the lymphocytes, they will mature in a thymus gland which is located in our chest. आपको पता है thymus gland is responsible for secretion of which hormone? 22nd chapter. Come on. Thymosin. Exact answer, thymosis. So यहाँ पे B cells, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? T cells. ओके, ये जो T cells है वो क्या सेक्रेट करते हैं भाई? सॉरी, वो कहाँ मैच्योर हुए? तो थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर हुए। बस ये आपको ध्यान रखना है। B cells maturing in the bone marrow and T cells maturing in the thymus gland. ये दोनों सेल्स का काम अलग अलग। They both are actually most important out of these all these cells. जितने भी सेल्स मैंने अभी बताया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों सेल्स। Why? Because they actually maintain and develop our immunity. हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए ये दो ही सेल्स। आपको एक बात बता दूं, मैंने तो ऐसा बोला था कि फ्राइडे सैटरडे विल सी 11th स्टैंडर्ड, लेकिन मैंने ये चालू कर दिया। ओके, अब वो इसलिए क्योंकि इम्यूनिटी का कुछ टॉपिक्स मुझे आज अभी यहाँ पे पढ़ाना था जो 11th के अंदर कोई जगह पे काम आने वाला है। ओके, इसके बाद में मैं कंटिन्यूअस कुछ 4-5 दिन 11th ही पढ़ाने वाला हूँ। ओके, रीजन आपका फिर बाद में 11th के यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के अलग अलग यूनिट्स के एग्जाम है ना, बस इसीलिए। तो चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ। दिस B cell is responsible for one specific type of immunity and the name of immunity is humoral immunity. Humoral immunity. And T cells are responsible for yes, they are responsible for cell mediated immunity. Cell mediated immunity.
But these B cells responsible for humoral immunity, this humoral immunity, it is also known as antibody mediated immunity. Antibody mediated immunity. So it means these B cells responsible for development of antibody. एंटीबॉडी बनानी है तो बी सेल्स काम करेंगे। एंड ये टी सेल्स क्या काम करते हैं? तो टी सेल्स का काम है एग्जैक्ट। हमारे बॉडी में कभी कोई भी एंटीजन फर्स्ट टाइम आता है, फर्स्ट टाइम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कोरोना वायरस है या फिर कोई भी फंगी है, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी फर्स्ट टाइम आता है, दिस टी सेल्स विल कम्स टू देयर एंड फाइट अगेंस्ट these microorganisms. Okay, for example, तो चलो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे एक पर्सन बताया, देखो ये कोई है, दिख रहा है भाई, ये कौन है? आई डोंट नो। शुभ जरा ध्यान देना। अब ये पर्सन को क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर सब जगह पे वो छोला ही गया, समझे? उसको कहीं इंजरी हुई, सपोज यहाँ पे इंजरी हुई, खून निकला है, कौन सा? ग्रीन कलर का? नहीं भाई, खून तो रेड कलर का ही निकलता है, देखो खून निकला है। अब क्या करेंगे? खून तो निकला है, बस एग्जैक्टली वहीं से कुछ एंटीजेंस अंदर एंटर हुए हैं। अब उसके पूरे बॉडी में ये बी और टी सेल्स है, वेयर दे आर लोकेटेड इन द लिम्फेटिक सिस्टम, इन लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स के अंदर ये सब WBC है, तो वो सब कहाँ जाएंगे? यहाँ पे। Which WBC will comes first? T cells. T cells सबसे पहले वहाँ जाएंगे by blood circulatory systems. Suppose उसको यहाँ पे गाल छोला ही गया है, तो by blood circulatory system वो वहाँ पे गया और क्या करेगा? It will fight against it. ओके, वो वहां पे फाइट चालू करेगा और सपोज वो जो जर्म्स है, पैथोजेंस है, वो थोड़े हरे गहरे हैं, मामू जैसे, तो फिर बाद में उसको मार के भगा देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, मतलब कि जो सिस्टम है, ओके, वो परफेक्टली चल रही है। लेकिन सपोज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े डेंजर है, थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये टी सेल्स वहां जाएंगे, मारने का ट्राई करेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, मरे तो नहीं। Then they will invite these monocytes and neutrophils for engulfing, it means opsonization के लिए भी ट्राई करेंगे। हाँ, लेकिन वो भी 100% परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जो टी सेल्स है ना, वो अलग अलग टाइप के टी सेल्स, कौन कौन से? तो नंबर 1 हेल्पर टी सेल्स। क्या भाई नाम है भाई? ये मैं क्या लिख रहा हूं? हेल्पर टी सेल्स। ओके, देन नंबर 2 किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स। नंबर 3 और भी एक खास टाइप के टी सेल्स और उसको क्या बोलेंगे? रिप्रेसर टी सेल्स। ओके, तो सबसे पहले हेल्पर टी सेल्स, उसका क्या काम है? हेल्पर टी सेल्स will identify these germs, will enter in a body। जहां पे आपको इंजरी हुई वहां पे जो जर्म्स आए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, ये हेल्पर टी सेल्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन दे विल हेल्प टू बी सेल्स। वो बी सेल्स को हेल्प करने वाले, वो व्हाट? फॉर मेकिंग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाने के लिए B cells will responsible, but without the helper T cells, they never can do. Helper T cells के बिना B cells antibody नहीं बना सकते। चल, then killer T cells, उसका काम क्या है? सबसे पहले जब भी एंटीजन आता है, सबसे पहले ये हेल्पर किलर T cells वहां पे पहुंचते हैं।
और वो मारने का ट्राई करते, मरते तो अच्छी बात, नहीं मरते तो बेचारे क्या करेंगे, और ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहले ये किलर टी सेल्स ही जाते हैं। एंड और एक टी सेल्स मैंने बोला, वो क्या, रिप्रेसर, मतलब वो क्या काम करते हैं, वो टी सेल्स हमारे खुद के जो सेल्स, हमारे अपने बॉडी के सेल्स, उसको और बाहर के सेल्स, वो दोनों को ठीक से आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे कि कौन अपना है और कौन बाहर का है। और ये किलर टी सेल्स कभी कभी क्या करते, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते, तो ये रिप्रेसर टी सेल्स उसको रोकते हैं, उसको टोकते हैं कि बस बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करने का। ओके, तो ये बी और टी सेल्स का इम्यूनिटी है। मैंने जो ये इम्यूनिटी आपको समझाया, दैट इम्यूनिटी इज नोन एज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired, it means now I am telling you the main topic of this chapter, and it is immunity. Immunity in our body is divided into two types. Number one, first one is innate immunity. Innate immunity, it means the immunity develops in our body by born. पहले से ही हम जब पैदा होते हैं तभी से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। Then number two is acquired immunity. Okay, so acquired immunity, it means वो हमारे बॉडी में डेवलप होती है, बट when we are come in a contact with some microorganisms, कुछ microorganisms के कांटेक्ट में आते हैं, फिर बाद में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, that is known as acquired immunity. चलो, first of all, innate immunity. Innate immunity develops specific barriers जो बाई बॉर्न होती है। हमारे पेरेंट्स ने हमें जो कैरेक्टर्स दिए, वो सभी कैरेक्टर्स से ही हमारा इम्यूनिटी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, उसमें कौन कौन सी बैरियर आएगी, तो स्किन। सपोज स्किन नहीं है तो क्या हाल होता है, वो आपने अभी देख लिया। हमारे पूरे बॉडी में ये स्किन कवर करता है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, एंड सो वी आर प्रोटेक्टेड, अदरवाइज वेरियस टाइप्स ऑफ जर्म्स विल एंटर इनसाइड आवर बॉडी, रिमेंबर। तो ये स्किन और भी दूसरे फिजिकल बैरियर्स हैं। ओके, नंबर टू एंड इट इज केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर्स के अंदर कौन आएगा, तो एसिड और म्यूकस। एसिड वेयर एग्जैक्टली इन आवर स्टमक, याद करो, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड म्यूकस इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन अ reproductive tract. In these different tracts, these mucuses act as a chemical, but in some textbook they will write as a physical barriers also. हम उसको as a physical भी बोल सकते हैं। ओके, और कोई दूसरा innate immunity में, यस, innate immunity में थर्ड वन, and it is cellular immunity। ये कैसा, मतलब कि हमारे बॉडी में कुछ सेल पहले से ही है, WBC जैसे ही, दे आर मेमोराइजिंग सम एंटीजेंस। ओके, और फिर बाद में उसको मारने का काम। लेकिन ये सेलुलर इम्यूनिटी, इसके बारे में बोल रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, वो क्या करते हैं, आके सीधा खा जाते हैं। ओके, तो कुछ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स,
and they develops one type of innate immunity in our body. Remember? Okay. So number 2, acquired immunity. In acquired immunity we have different two types of immunity. First one is cell mediated immunity, and the second one is antibody mediated immunity. तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आप क्या बोलेंगे? उसके अंदर T cells are responsible for cell mediated immunity. Which different types of T cells? Number 1 is killer T cells. वो क्या करते हैं भाई? कोई भी एंटीजन बॉडी में आता है सबसे पहले वो मारने का काम करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ तो डिजीज हो जाएगा। अब जब डिजीज हो ही गया है तो हेल्पर टी सेल्स क्या काम करेंगे भाई? ये हेल्पर टी सेल्स क्या काम करेंगे? हेल्पर टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू बी सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ओके, और भी एक सेल है जिसका नाम क्या रखा भाई? रिप्रेसर टी सेल्स। ये सभी टी सेल्स हैं। ओके, 4-5 different types of cells are there. Repressor are responsible for controlling all these cells. Chapter number 12th bio. Okay, are you hearing? Yes, sir. Okay, so repressor T cells are responsible for control these all the cells in their functions. उसके जो भी काम है उसको कंट्रोल करने का काम ये repressor T cells का है। चलो, now antibody mediated immunity. This immunity is developed by, come on, tell me the answer. This immunity is developed by B cells. Developed by B cells. याद रखो जरा। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई B सेल है, क्योंकि ये है तो लिम्फोसाइट साइज में बहुत छोटे होते हैं, याद करो ऐसा कुछ हमने ड्रॉ किया था, और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये रहा एक लिम्फोसाइट, ये बी सेल, ये अपने सरफेस के ऊपर ही एक खास हमारे बॉडी का खुद का एक प्रोटीन डेवलप करने वाला है। अब मेरी बात खास ध्यान से सुनो, बिकॉज ऑफ अब मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी मतलब हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कैसे बनती है। दिस इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज, कम ऑन, humoral immunity. Remember? Okay, so this one is a B cell. ये कौन सा सेल है भाई? B cell. And this B cell is responsible for development of, वो क्या डेवलप कर रहा है भाई? ये B cell अपने सरफेस के ऊपर एक खास प्रोटीन डेवलप कर रहा है, and that protein is a Y-shaped protein, Y-shaped. Now you can see this Y-shaped protein, and this Y-shaped protein, it has a how many chains? Now you can see kitni chains, because a protein is made up of polypeptide chains. So how many polypeptide chains now you can see in this Y-shaped protein? 4 polypeptide chain is the right answer. 4 polypeptide chains. चलो, ये जो Y-shaped प्रोटीन है उसको मैं यहाँ पे ठीक से ड्रॉ कर रहा हूँ।
Okay. Now, these both are two polypeptide chains. One another polypeptide chain is located over here. Located over here. So total how many chains are there? Total 4 chains are there. Okay. Get it? आपको समझ आ गया? अब ये जो 4 चेन है वो चेन यहाँ पे ऐसे डबल लाइनिंग में मैं ड्रॉ कर रहा हूं. Polypeptide chains. Now I am drawing in a double line. Look. Out of these all 4 chains, first 2 chains, this one and this one, these both chains are known as heavy chains. ये दोनों chains heavy क्यों है? क्योंकि बहुत लंबी है. तो फिर बाद में ये चेन और वो वाली उसको मैं क्या बोलूंगा भाई? लाइट चेन. हैवी एंड लाइट मतलब H एंड L चेन. इसको मैं L चेन बोलूंगा और इसको मैं H चेन बोलूंगा. रिमेंबर. सो 2H एंड 2L. अब एक और बात. These chains are made up of polypeptide structure, but in this chain we have some specific structure over here and here, over here and here. क्या स्ट्रक्चर है? तो देखो जरा. These area of H chain, these area of L chains, they are fixed structure. मतलब वो जो स्ट्रक्चर ऐसा है पॉलीपेप्टाइड्स का जो कभी चेंज नहीं होने वाला है. फिक्स्ड स्ट्रक्चर मतलब हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई? विच विल नेवर चेंज. ओके. तो हमें उसका कुछ प्रॉपर वर्ड बोलना पड़ेगा. आपके ध्यान में कुछ वर्ड है तो बोलो. यस. परमानेंट. यस. और भी कुछ है कि वो कभी चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा. पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसमें जो भी सभी एमिनो एसिड्स है वो एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस सब चीज एज इट इज रहता है. ये जो हम बना रहे हैं वो हमारा एंटीबॉडी का प्रोटीन बना रहे हैं. ओके. तो ये जो भी है परमानेंट या फिर हम उसको नॉन चेंजेबल स्ट्रक्चर बोलेंगे. नॉन चेंजेबल पार्ट. ओके. लेकिन ये H चेन का ये पोर्शन, L चेन का ये पोर्शन, यहां पे भी ये दोनों जगह पे जो है वो कैसा है? तो वो चेंजेबल है. ओके. उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसमें कुछ नया करेक्शन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है. अब ये प्रोटीन बना कैसे? ये बी सेल ने बनाया. बी सेल मेड दिस प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ कमाल हेल्पर टी सेल. यस. अब ये जो पूरा प्रोटीन है इसका एक नाम है. द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज, किसी को पता है भाई इसका नाम? इम्यूनोग्लोबिन. यस. इम्यूनोग्लोबुलिन इसका नाम. इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? IG. इसका शॉर्ट नेम है IG. रिमेंबर. So in IG these structures are non-convertible structure. ये changeable का बदले हम क्या लिख सकते हैं? non-convertible. और ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है भाई? कन्वर्टेबल है.
कन्वर्टेबल मतलब तो इतना पोर्शन कन्वर्ट हो सकता है, यहां से लेके और यहां से लेके इतना सब। कैसे कन्वर्ट होगा? अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एंटीजन, कोई खास एंटीजन को देख के वो कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन ये दोनों चेन्स को साथ में रहना है, यहां पे भी इसको साथ में रहना है। फॉर स्टेइंग टुगेदर दे हैव टू जॉइंट्स through specific bond, and here these bond are known as disulfide bond. यहाँ पे कुछ खास टाइप के बॉन्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, और ये बॉन्ड्स का नाम क्या रखा भाई हमने? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एंड विद द हायर बॉन्ड, तो वो तो फिर बाद में 2-3 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? आपको तो रेबीज हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी बनने को तो अभी 1.5 साल के बाद दे रहे हैं। तो वो वैक्सीन का कोई फायदा हुआ भाई, हाँ या ना? हाँ। तो हम एक और दूसरा काम करते हैं, वो क्या? हम ऐसा रेबीज के वैक्सीन मतलब डैमेज या फिर किल्ड वायरस पहले से ही कोई काऊ बफेलो में डाल देते हैं, और 1-2 साल के बाद जब उसके अंदर वैक्सीन बन जाएगी, रेबीज के अगेंस्ट में वैक्सीन बन जाएगी, सॉरी वैक्सीन नहीं, एंटीबॉडी बन जाएगी, वी विल ऑब्टेन दैट रेडीमेड एंटीबॉडी। सीधा ऐसा वाई शेप्ड प्रोटीन हम उसमें से ले लेंगे, किसमें से? काऊ बफेलो में से, और वो एंटीबॉडी लेके हम रेडी रखेंगे। फिर बाद में जब भी किसी को कुत्ते ने काटा है, क्या होगा? सीधा वो इंजेक्शंस दे देते। कुत्ते ने काटा, सीधा इंजेक्शन दे दो। वो इंजेक्शन के अंदर है क्या? डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमने ऑलरेडी कहीं बनवाई है, कहाँ बनवाई? काऊ बफेलो जैसे एनिमल्स के पास। अब उन लोगों ने तो ये एंटीबॉडी बनाने के लिए 2 साल लगे, तो भले ना कितने भी साल लगे, बने उसके बाद में हम उसको लेके रेडीमेड लेके रखते हैं। जब भी कोई कुत्ता काटता है तुरंत इंजेक्शन दे दो, सीधा ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होगा, एंड देन इट विल किल दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैट इज नोन एज व्हिच टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी? सॉरी, पैसिव इम्यूनिटी। चलो, एनी अदर एग्जांपल्स यू हैव? यू नो एनी अदर एग्जांपल्स? सपोज आपके पास है ऐसा कोई दूसरा पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल, तो मुझे बोलो। चलो मैं ही बता देता हूं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। स्नेक बाइट। ओके, स्नैक्स बाइट नहीं, स्नेक बाइट। अब ये स्नेक बाइट के अंदर क्या होता है? आपके अंदर तो पॉइजन घुस गया। पॉइजन इज फॉरेन प्रोटीन, इट मींस एंटीजन। अब ये एंटीजन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए आपके पास कोई एंटीबॉडी है नहीं, और उसको करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। उसका वैक्सीन आप पहले से ही ले लेंगे तो वो भी बनने में ज्यादा टाइम लगता है। हमें क्या करना है? ऑलरेडी पहले से वैक्सीन बना के रखनी है, और पहले से वो जो वैक्सीन बनी हुई है, जो वैक्सीन कौन सी होगी? एंटीबॉडी वाली, मतलब ऑलरेडी पहले से एंटीबॉडी बना के रखनी है, और वही एंटीबॉडी के सीधे इंजेक्शन हमें दे देते हैं। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? स्नेक बाइट के अंदर सीधा एंटीबॉडी का इंजेक्शन जाता है। तो ये भी एक वैक्सीन है, ये भी एक वैक्सीन है, लेकिन ये वैक्सीन में क्या होता है? डेड और killed or damaged antigen we have to inject in our body, and in this passive immunity antigens will not enter, but we have to enter which things? Ready-made। yes, हमें सीधा एंटीबॉडी अंदर डालना है, ये बात याद रखो। ओके, लास्ट टॉपिक ये चैप्टर का, ये इम्यूनिटी का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और वो है एलर्जी। एलर्जी इज डन बाय बेसोफिल्स। बेसोफिल ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि ये बेसोफिल है। अब हमारे बॉडी में तो ऑलरेडी एंटीबॉडी बन गई है। सपोज कोई वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ऑलरेडी एंटीबॉडी बन गई। वो एंटीबॉडी मतलब वाई शेप्ड प्रोटीन, जो किसने बनाया भाई? कौन बना रहा है वाई शेप्ड प्रोटीन? बोल नहीं रहे भाई।
यहाँ पे सब दिख रहा है। वीक सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, हाँ बी सेल्स। तो देखो बी सेल्स ने वो एंटीबॉडी बनाई, लेकिन ये जो सेल है वो तो बेसोफिल है। ओके, और एंटीजन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एंटीजन आ रहा है। एंटीजन आके एंटीबॉडी के साथ फाइट कर रहा है। एक्चुअल में एक बार एंटीबॉडी बन गई है तो एंटीजन को 110% क्या करना है, मरना ही है। वो अभी जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि हमारे पास तो उसकी एंटीबॉडी है। तो एंटीजन मरेगा कि नहीं मरेगा, बोलो हाँ या ना। चलो ओके, चलो तो थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ टॉपिक थोड़ा ज्यादा बड़ा है भाई। तो मुझे आप बताओ भाई, ये एंटीजन मरेगा कि नहीं मरेगा? हमारे पास तो एंटीबॉडी रेडीमेड है ही, तो एंटीजन मरेगा कि नहीं? प्लीज टेल मी। हाँ, एंटीजन को मरना ही है, लेकिन सारे कुछ एंटीजन ज्यादा डेंजर होते हैं, कुछ एंटीजन बहुत ज्यादा डेंजर टेररिस्ट की तरह होते हैं, नहीं मरते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं भाई मेरे पास एंटीबॉडी है, हाँ है तो क्या, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन मैंने तो बोला कि एक बार एंटीबॉडी बन गई तो गारंटेड एंटीजन्स मरेंगे ही। हाँ है, लेकिन फिर भी वो नहीं मर रहे, क्या कर लेंगे आप? In some cases, some antigens, they are not dying in presence of antibody also. Antibody है फिर भी नहीं मर रहे। इतने तो कितने डेंजर ये एंटीजन है, हाँ नहीं मर रहे। तो हमारी एंटीबॉडी भी ऐसी वैसी नहीं है, वो भी जबरदस्त, उसको कॉन्फिडेंस है कि हम उसको मार ही सकते हैं, इसलिए वो भी डबल प्रेशर से उसके अगेंस्ट में क्या कर रही है, फाइट कर रही है कि नहीं इसको तो हम मार ही सकते हैं, वी आर श्योर अबाउट इट। उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस 100% है कि वो उसको मार सकते हैं। एंटीजन उससे ज्यादा डबल है, शेर के ऊपर सवा शेर, नहीं मरूंगा, जा तुझसे जो होना है कर। एक के बाद एक राम अपने बाण डाल रहे, लेकिन रावण मर ही नहीं रहा, खाली हंसता है हा 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 करके, मरता ही नहीं। ये राम भी सर खुजालता है, ये सारा मर क्यों नहीं रहा? तो यहाँ पे पक्की बात है कि भाई चलो राम तो भगवान है, वो तो किसी को भी मार सकते हैं, तो श्योर है कि वो तो मार ही डालेंगे रावण को, लेकिन रावण मर ही नहीं रहा। जब कभी ऐसी हालत होती है ना, तब हमारी लिटरली वाट लग जाती है, दैट इज नोन एज एलर्जी। क्योंकि अंदर जब फाइट होती है ना, हमें पता नहीं चलता है, या डिजीज होता है तो समझ लेने का कि एंटीजन इज विनिंग, ओके, या सपोज डिजीज हुआ ही नहीं, एंटीजन तो अंदर गया लेकिन डिजीज हुआ ही नहीं, तो एंटीबॉडी इज विनिंग। लेकिन कभी कभी क्या दोनों एक्सेसिव वॉर करते हैं, तब वो वॉर बाहर दिखता है। Our skin becomes rashy or with small boils or pimples or inflammations of our body or some parts, like our head is inflamed or nose is leaking or redness is coming, that is known as allergy, or continuous sneezing, हाची। समझ आया कि नहीं? तो ये बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा एंटीजन घुसा है जो एंटीजन को मारने की दवा है, हमारे पास एंटीबॉडी है, लेकिन सारा काम ही नहीं कर रही। तो ये बेसोफिल्स के सरफेस के ऊपर ये वॉर होता है, और ये बेसोफिल और कुछ नहीं है। ये बेसोफिल कौन है? वो है मास्ट सेल। मास्ट सेल इट मीन्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, याद करो एरियोलर टिश्यू, बस यही बेसोफिल मास्ट सेल है। मास्ट सेल में से हिपेरिन, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन वो सब सेक्रेट होता है, एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिटेटिंग इन आवर बॉडी, दैट इज नोन एज एलर्जी। These all things I will explain next time.
ओके, मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट टाइम ये सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा और बाद में हम 11th स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं क्लास ख़त्म करता हूँ। सभी स्टूडेंट्स को मुझे बाय बोलना है, आप भी बाय बोलो, लेकिन प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, मैं कोई फ़ोटो तो नहीं भेजूँगा शायद। ओके, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट आप ले लेना।